अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। सेठी साहब, आपके अदारिये में एक और आपने गैर मामूली पेशरफ्त की जिक्र किया है उसका, और वो है जो गद्दारी केस नवाज शरीफ और 40 से ज़्यादा और लोगों के ऊपर दायर हुआ है शाहदरा में रात के 2:30 बजे। सुना ये जाता है कि जो बदर रशीद साहब हैं उनका तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, तो वो भी हमें बताएं आप। जी हाँ, वो उनका ताल्लुक़ जो है वो तो चले छोड़े, वो ताल्लुक़ तो होता ही है जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और उनका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ है। मगर जो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट ये है कि 40-42 लोगों के ऊपर रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें ज़ोर पकड़ती हैं तो उस वक़्त एक चौथे महल्ले पुलिस स्टेशन में जाके एक साहब ने एक एफआईआर कटवाई, और उसमें 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं मेरा ख्याल है, 3 एक्स लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और दीगर लोग हैं उससे सियासी जमातों, और उनको गद्दार करार दिया और उसके अंदर ठीक ठाक सेक्शंस आइन के लगा दिए। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू ये है कि गद्दारी के केस तो लगते रहते हैं, कोई ना कोई उठ के लगा देता है किसी के ऊपर। एक बंदा हो गया, 2 बंदे हो गए, मगर ये कि इतने बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़, जिसमें रियासत के इदारे के भी रिटायर्ड लोग हैं, उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना। बाय द वे, ये गद्दारी नहीं, बगावत का है। बगावत का उफ, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है बगावत। और इसके बावजूद कि कोई ज़ाती इंसान बगावत का एफआईआर नहीं कटवा सकता, और ये पुलिस अफसरों को और एसएचओ को पता होता है कि ये नहीं होता, अगर होगा तो अदालत में इसको उड़ा के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रियासत या हुकूमत बगावत का पर्चा काट सकती है। और उससे कबल कानून के मुताबिक पूरी एक तफ्तीश की जाती है, एक इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी जो है उसको एफआईआर बनाया जाता है। तो यहाँ तो ऐसे हुआ नहीं। तो ये शख्स उठा 2:30 बजे सुबह पहुँच के सदर पुलिस स्टेशन में एसएचओ को कहता है कि ये आप लिख दें, और वो ठका ठक जिसका ये नाम बोली जाता है वो लिख ही जाता है। और उसके बाद उसको एसएचओ को, जो ये तो चलो समझ आती है कि कोई सियासी लोग हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, तो ठीक है इसको तो नाम लिख देते हैं। मगर जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है तो उस वक़्त जो बंदा उसका नाम दे रहा है वो भी नहीं सोचता कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्योंकि वो उसका ताल्लुक़ नून लीग के साथ है, इसलिए उसका नाम भी डाल दिया। और जो एसएचओ है उसको भी ये एहसास नहीं होता कि यार मैं एक सिटिंग एमपी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, और वो भी कश्मीर का, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, बैरुल अक़वामी मसला है, उसका नाम भी डाल दिया जाता है। तो ये यकीन नहीं, ये आज तक हुआ नहीं है। 70 साल की हमारी तारीख़ में ऐसी कभी कोई चीज़ हुई नहीं। अच्छा, अब ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए है कि ये सवाल खड़े हो गए ना बहुत सारे कि यार ये कैसे हो सकता था जब तक ग्रीन लाइट ऊपर से ना आई हो। कहीं ना कहीं से तो ग्रीन लाइट आनी थी। एसएचओ ने किसी को तो पूछा होगा कि जी ये मैं करूं या ना करूं। वो कौन है, उसको ग्रीन लाइट कहाँ से आई, क्योंकि ये ग्रीन लाइट चलती है ना, क्योंकि जिस किस्म के नाम आए हैं इसके अंदर, वो ग्रीन लाइट बड़ी ऊपर जानी पड़ेगी उसके लिए। वो आज तक हमें नहीं पता चला। हमें ये पता चला है कि जब ये बात आई तो फिर आगे से प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये पैगाम आया कि मैंने तो इसको ऑथराइज़ नहीं किया, और हुकूमत भागती गई कि हमने नहीं किया। और ज़ाहिर है फिर अपोजिशन मीडिया ने तस्वीरें लगानी शुरू कर दी गवर्नर सरवर के साथ, इन साहब की, बदर रशीद साहब की, और उधर शेख रशीद साहब के साथ, और भी लोग हैं, नाम नहीं लेते उनके, जिनका ताल्लुक़ रियासत के इदारों के साथ है। तो बहुत से फिर शक शुबात शुरू हो गए। तो ये वंस अगेन एक ऐसी चीज़ हुई है जो आज तक कभी नहीं हुई कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, उसका नाम एक बगावत के केस में आ जाए, और रियासत के इदारों के लोग जिनके साथ तस्वीरें हैं वो भी अब ट्विटर के ऊपर घूमनी शुरू हो जाए, और फिर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि हमने तो किया ही नहीं है। तो किया किसने फिर? तो ये, और उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर अंदर एसएचओ को गायब करार दे दिया जाता है, उसके ऊपर जो पुलिस अफसर है उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो नए लोग आके वहाँ बैठ गए हैं वो कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर से
और उनके मिनिस्टर्स फवाद चौधरी एंड कंपनी वो ये कह रहे हैं हमारा तो कोई तल्लुक ही नहीं। दूसरी तरफ पंजाब का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है चौहान साहब, वो ये बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। पहले तो कहते हैं हमें पता नहीं है, फिर कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम हम हटा देते हैं, मतलब ये बाकी रहें इनका नाम हम हटा देते हैं। तो दाल में काला तो नहीं, दाल ही काली है सारी है। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स है कि पंजाब की हुकूमत का मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, उनको पता ही नहीं है एक दूसरे को कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए, इस FIR के साथ क्या करना है, इसको फेंकना है, रखना है, किसने किया। और हमें ये कहा जाता है कि हम इसकी तफ्तीश करने जा रहे हैं और अभी तक कोई पता नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तफ्तीश तो उसकी होगी जब वो SHO उसको बुलाएंगे। और ये बदर रशीद साहब कहाँ हैं, कोई कस्टडी में है या नहीं है, इनको किसी ने पूछ की है, ये कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या हुआ, ये आज कहानी हमें पता नहीं, ना ही पता लगेगी, ये मैं आपको बता दूं। जिससे ये जाहिर होगा कि इसके अंदर हायर अप्स का कोई ना कोई रोल है, उनको छुपाया जा रहा है। ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है, क्योंकि बाकी लोगों के ख़िलाफ़ तो FIR होने कोई ऐसी बात नहीं थी। आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को आपने इसमें मुलव्वस कर दिया है। और हिंदुस्तान के अंदर जो शोर पड़ा हुआ है, उनका जो केस बन गया है आपके ख़िलाफ़ कि आप तो अपने आज़ाद कश्मीर को आपको उसका ख्याल नहीं करते, कि उनको कह रहे हैं बगावत, तो आप हमारे जो हम कश्मीर लेके बैठे हुए हैं उसकी बात आप कौन होते हैं करने वाले। आपके पास जो है उसको तो संभाल नहीं सकते, वहाँ तो आपने प्राइम मिनिस्टर को, ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बागी बना दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ये समझता हूँ ये 4 बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स हैं और कुछ खौफ भी आता है कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। जी सेठी साहब, वो तो ज़ुबैर साहब जो इनके तर्जुमान हैं नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के, वो तो शदरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने कहा करो गिरफ्तार मुझे, ये अगर मुकदमा है तो करो गिरफ्तार। तो उनका जवाब कोई नहीं था उनके पास, चुप आगे से। SHO ही नहीं था वहाँ। मेरी ज़ुबैर साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ वहाँ, कहने लगे हम वहाँ पहुँचे और ज़ाहिर है मेरे साथ बड़े सपोर्टर्स थे हमारे, 1-2 हज़ार लोग भी थे। हमने उनको कहा बाहर रहे, मैं अंदर गया तो मैंने कहा जी वो ये है। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी वो कहाँ है जी SHO, आप हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ। आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी मैं तो कैंट से आया हूँ। तो कब आए हैं जी? परसों आए हूँ या कल आया हूँ। वो कहाँ गया जो SHO है? वो जी वो तो ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ हो गया हमें नहीं पता जी। उसके ऊपर वाले साहब जो थे SHO के ऊपर जो होते हैं DSP साहब, वो कहाँ थे? वो भी ट्रांसफ़र हो गए। वो कहाँ गए पता नहीं जी, उनके क्या नाम है जी पता नहीं जी, हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये सूरत हाल हो रही थी। तो एक मजाक, एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट को एक इसे कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी, कि एक कॉमेडी भी है और ट्रेजिडी भी है कि आपने ऐसी चीज़ जो है इस तरीके से की, आपकी नाअहली भी नज़र आती है, आपकी बुरे नीयत भी जो है वो भी, उसकी भी बू आ रही है। तो ये सिचुएशन है। मतलब पहले होते थे मिसिंग पर्सन्स, अब मिसिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं मिसिंग पुलिस जो मिल ही नहीं रहे, जो मिल ही नहीं रहे। अच्छा, आपने अपने इस अदारिये में ये गैर मामूली पेशरफ्तों का तो जिक्र किया, मगर आपने साथ ये भी कहा है कि इनके गैर मामूली नताइज भी बरामद हो रहे हैं। तो वो कौन से नताइज हैं जो भी सामने आ रहे हैं, जो इसका नतीजा है इन गैर मामूली पेशरफ्तों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं और उन्होंने अब मौलाना के साथ हाथ बटाया, ये क्यों यहाँ तक सिचुएशन आई है? क्योंकि इस सिचुएशन का अगर नुकसान हुआ है किसी को, वो तो इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। क्योंकि जब उनकी स्पीच को इजाज़त दे दी गई, तो स्पीच को पता था प्राइम मिनिस्टर साहब को और हुकूमत को कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच होगी, और इस्टेब्लिशमेंट को फिर मियाँ साहब ने टारगेट किया। तो अब ये सबसे बड़ी स्पॉटलाइट जो है वो इमरान खान साहब या गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, अब वो इस्टेब्लिशमेंट पे आ गई है। और हर शख्स यही पूछ रहा है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है ये नुमाया हो गया, और वो रोल कोई इतना फूलों वाला हार नहीं है जो इम्प्रेशन पड़ गया आवाम के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है, और ये एक किस्म की जो सेम पेज जो हम सुनते आ रहे थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, वो सेम पेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया है, इमरान खान साहब के गले नहीं पड़ा वो। क्योंकि जो भी ख़राब काम हो रहे हैं वो पहले तो इमरान खान साहब को के गले पड़ते थे ना, कि जी ये। इसके बाद आपने एक ऐसा खोल दिया डब्बा जिसमें से जो भी अब बात आ रही है आगे, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात आनी शुरू होगी। तो अगर इमरान खान साहब ने
ये सोच समझ के ये काम किया है कि ये यहाँ तक ले आए हैं कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया, सबको गिरफ़्तार कर लिया। वो बयानिया जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट था और बातचीत के लिए था, वो इमरान खान साहब की सियासत ने उसको ख़त्म कर दिया है और एक ऐसा बयानिया बाहर आ गया है जो कि आवाम सुन रही है और गौर से सुन रही है, और उसका जो फोकस है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, इमरान खान पे नहीं है। वो कहते हैं ना इमरान खान क्या है, उनसे तो हमारी जंग नहीं, उनसे तो हमारी तो बस किसी से और के साथ। तो ये इसका नुकसान जो है उसके दो पहलू हैं। उसका नुकसान जो है वो इमरान खान को नहीं हुआ, वो इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है और पाकिस्तान को हुआ है। जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो कि हमारी एक एंकर है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, इसीलिए उनका नाम भी हम नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जब वो बदनाम होती है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में आ जाती है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल बात नहीं होती, उसकी एक्सटर्नल बात भी होती है। आपके इस तरफ और आपके इस तरफ मसले हैं। हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके ऊपर भी किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे। वो नरेंद्र मोदी इंतज़ार में बैठा है, उसने बॉर्डर को हॉट किया हुआ है, उसने इन्फिल्ट्रेशन हॉट की हुई है ऑफ दोज पीपल, या वो जिहादी या वो टेररिस्ट या वो सो कॉल्ड जो भी हैं, वो आपके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अंडरमाइन कर रहे हैं, आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तो बैठे बड़े खुश हो रहे होंगे कि आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी उड़ा दिया और इस्टेब्लिशमेंट भी नज़र कमज़ोर आएगी, अब इसके बाद तकड़ी नहीं नज़र आएगी, खोखली नज़र आएगी। तो ये तो इमरान खान साहब ने किया है और करवाया है नवाज शरीफ से, क्योंकि उसको इस कोने में धकेल दिया है जहाँ उनके पास सर्वाइवल के लिए और कोई चारा नहीं था कि ये बातें बाहर लेके आते। ये बातें होती रहती हैं मगर ये बाहर नहीं आती। इस्टेब्लिशमेंट की एक मिस्ट्री होती है, वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। अगर और वो उनका एक्सक्यूज़ या जस्टिफिकेशन ये होती है कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए करें। ये सिर्फ पाकिस्तान में हर जगह पे होता है। खुफिया एजेंसीज खुफिया ही रहती हैं, खुफिया मुलाकातें खुफिया ही रहती हैं। यहाँ ये सिचुएशन हुई है कि जो खुफिया मुलाकातें जो सियासतदानों ने रिक्वेस्ट की वो भी बाहर आ गई हैं और जो दूसरी साइड ने रिक्वेस्ट की वो भी बाहर आ रही हैं। और अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, ये अगर मामला बढ़ा तो और बातें आएंगी और इमरान खान डैमेज नहीं होगा, इससे डैमेज इस्टेब्लिशमेंट होगी। नवाज शरीफ ने तो किश्तियाँ जला दी, वो तो अब डैमेज नहीं हो सकता। वो अगर कुछ हो सकता तो गेन ही करेगा फ्रॉम हिज ओन कंस्टिट्यूंसी। जो लोग कह रहे हैं कि जी बस करो लड़िए और रास्ता कोई नहीं रहा, नहीं तो ये तो खा जाएंगे, हमें उड़ा के रख देंगे। इन्होंने यहाँ तक ले आए। इमरान खान साहब बैठे हुए हैं क्योंकि उनका ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, और वो धंधना रहे हैं। वो अभी भी वो पीछे नहीं हट रहे। अब ये जो ट्रीज़न केस, गिरफ्तारियाँ, ये सब कुछ जो है खान साहब कर रहे हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं करती। तो लगता है ऐसे एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है मगर एक्चुअली ऐसे नहीं है। अब ये जो मसला बन गया ना, ये मैं समझता हूँ मुल्क के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दुश्मन जो हैं वो हमेशा यही चाहेंगे कि एक अवाम और एक इस्टेब्लिशमेंट या नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत अहम होता है। अगर अवाम और नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े में ना हो तो इंतशार होता है, फिर दुश्मन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और आपको अंडरमाइन करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए मैं इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट कहता हूँ कि बहुत नुकसान हो गया मुल्क का, हमारी आवाम का, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का। इसलिए सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि ऐसे काम अगर चलता रहा तो बहुत पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी का फ़ायदा हो या ना हो, नवाज शरीफ का फ़ायदा हो या ना हो, इमरान खान का फ़ायदा हो या ना हो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपने अभी बात की कि हुकूमत अभी तक नवाज शरीफ और उन पे दबाव डाल रही है और उनको प्रोसिक्यूट कर रही है। तो आज आपने सुनी है ना खबर कि वो नैब ने अब लिख दिया है वजारत दाखिला को ख़त कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट भी कैंसिल किया जाए, उनका शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल किया जाए और उनको ब्लैक लिस्ट पे डाला जाए और इंटरपोल को भी कहा जाए। और उनको मतलब यानी कि अगर पासपोर्ट उनका कैंसिल हो जाता है तो फिर तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते। उनका इरादा भी नहीं है ट्रैवल करने का ना। नहीं, मगर हुकूमत क्यों कर रही है ये सब कुछ? हाँ, हुकूमत वही लाइन को पुश कर रही है और उसको धकेल रही है कोने में। तो इसका तो एक ही मतलब है ना कि वो चाहते हैं कि वो और इस्टेब्लिशमेंट को के ख़िलाफ़ बात करें और इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन हो। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहले ये कहा था कि
नवाज शरीफ चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान में दरार आए। हाँ, में दरार है, इसलिए हमने उनके ऊपर ये पाबंदियाँ लगाई। हुआ ये है कि एक्चुअली वो नहीं होने जा रहा। ये जो इमरान खान की जो फ़लसफ़ा है ना कि नवाज शरीफ ये चाहता है कि इनके दरमियान ये हो, इसलिए वो ये चाहता है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और तज़ाद हो और दरारें आएँ। इसका बिल्कुल जो होने जा रहा है मेरे मुताबिक वो बरक्स होने जा रहा है। कोई इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि वो सामने आए और अपनी जो भी कारकर्दगी है वो सामने आ जाए। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा होता है, ना एजेंसियों के लिए अच्छा होता है। और होता ये है कि इन इदारों के अंदर फिर बातचीत शुरू हो जाती है, इनके अपने सपोर्ट बेस के अंदर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं या हमारे लीडर्स कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने एक बात जो कही है वो उसकी बड़ी अहमियत है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा, और मरियम भी ये बात कर रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की जब बात करते हैं हम फ़ौजी की बात नहीं करते। हमारे जवान जो जानें दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम। वो तो बेकसूर है, उनको तो हम सपोर्ट करते हैं। उनके लिए हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, फ़ौज के लिए ये किया, ये किया, ये किया। वो एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं जो करंट लीडरशिप है उसको टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ किया। इसके साथ ये होता है कि अदारों के अंदर फिर मुख्तलिफ राय आनी शुरू हो जाती है। फिर ये जो करंट राय चल रही है ये कमज़ोर हो जाती है, और अगर ये पीछे ना हटे और आगे बढ़े तो फिर या तो ये होता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा और उसको संभाला नहीं जाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें सारी कौम को इकट्ठा करना पड़ जाए तो फिर कौम इकट्ठी होने से दूर हो जाती है। तो अब क्योंकि हमें इस वक्त बहुत सी दुश्वारियाँ हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जिसे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 0/0 है। आपने ये जो सारी टिल्ट की है टूवर्ड्स ईरान एंड टर्की, मैं समझता हूँ ये मेरे मुताबिक ये आपने बहुत गलत बात की है। आपको सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात रखने चाहिए थे। आपको सऊदी अरेबिया और ईरान की जंग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, कूदना चाहिए था। आपने ये जो कोशिश की कि मलेशिया के साथ मिलके और टर्की के साथ मिलके और ईरान के साथ मिलके एक नया ब्लॉक बनाया जाए, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपको न्यूट्रलिटी शो करनी चाहिए थी। इस वक्त अमेरिका यहाँ से जा रहा है। आप अगर अमेरिका जा रहा है मगर वो जाएगा तो वापस वाशिंगटन और वहाँ से होके दिल्ली आएगा वो, क्योंकि उसका मसला चाइना है। आपने इस वक्त बड़ी तरीके के साथ कुछ चलना था कि ना अमेरिका को आप नाराज़ करें ना सऊदी अरेबिया को नाराज़ करें, बिकॉज़ वो एक कैंप है और ये दूसरा कैंप है। ये एक नया डेवलपमेंट कैंप है, मगर इस कैंप इस वक्त ये अंदर बहुत प्रेशर है ये कैंप, और ये आपको कुछ दे नहीं सकता। आपका ख्याल है कि आप अब चाइना के कैंप में जा रहे हैं। चाइना उस किस्म की क्लाउड नहीं है चाइना में जो कि अमेरिका और उसके साथ वेस्टर्न ममालिक और सऊदी अरेबिया की है एंड द मिडल ईस्ट। वो सब एक ब्लॉक है। वो आप उनको छोड़ के जा कहाँ रहे हैं? एक सिपेक के ऊपर आपने इतना कुछ दाव पे लगा दिया, ऐसे नहीं होता। सिपेक इससे पहले भी चल रहा था जब आपके अच्छे तल्लुकात थे, और वो चलेगा क्योंकि चाइना की ज़रूरत है। वो आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी चाइना की ज़रूरत है कि सिपेक हो और ग्वादर तक वो पहुँचे और अपनी ऑयल पाइपलाइंस जो हैं उसको सिक्योर करें। अभी उन्होंने 400 अरब डॉलर का उन्होंने ईरान के साथ एक ऑयल की डील की है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स और सो। तो उनको ग्वादर चाहिए, उनको ये 3000 फुट 3000 मील की जो पाइपलाइन अब बनेगी ट्रांसपोर्टेशन की और ऑयल एंड गैस की, उनको वो चाहिए। वो जो साउथ चाइना सी से वो लेके आते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, अमेरिका, इंडिया उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा उसको बचने से उसको उन्होंने एक नई रूट। तो इसको चाइना को आपकी ज़रूरत है, आपको चाइना की भी ज़रूरत है, सऊदी अरेबिया की भी ज़रूरत है। ईरान ने आपके लिए कुछ नहीं किया और ना ही वो कुछ करेगा। टर्की भी बिल्कुल कारोबारी काम करता है, आपके लिए देने वेने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ बात वो करते हैं, हाँ जी कश्मीर की बात कर दी, उसके ऊपर आपने सारा मुल्क को दाव पे लगा दिया है। जो आपकी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी सारी मईशत है, वो इट इज़ नॉट टाइड इन विद ईरान और विद टर्की। और चाइना के साथ तो है, वो तो इंपोर्ट आ रही है, एक्सपोर्ट है, बाकी तो सारा बाकी दुनिया के साथ है, वेस्टर्न ममालिक के साथ। आप कर क्या रहे हैं? आपने जिस तरीके के साथ सऊदी अरेबिया को नाराज़ कर दिया। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये ख्याल है कि आप अमेरिका की मदद कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में,
तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम में आपको करना हमें चाहिए, अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है, और अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से जाएगा तो अमेरिका का क्या रवैया होगा पाकिस्तान के साथ, क्या वो याद रखेगा कि आपने उसकी मदद की थी। आज तक तारीख़ में सुपर पावर कभी ऐसी चीज़ें याद नहीं रखते, उनके दोस्त नहीं होते, उनके इंटरेस्ट होते हैं और वो मफादात होते हैं और वो बदलते रहते हैं। फिर आप रोए धोएंगे कि जी अमेरिका ने चाकू मार दिया, हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, जैसे हम पहले कहते थे जब उन्होंने पहले F-16 दिए और फिर F-16 रोक लिए और सैंक्शंस लगा दी थी 90s में, आपको याद होगा। हमने रोना धोना किया, फिर जब ये तालिबान का ये मामला शुरू हुआ तो अमेरिका वापस आ गया और फिर अमेरिका ने आपको देना शुरू कर दिया आइसक्रीम। हाँ, तो आपका ख्याल है आपको आइसक्रीम मिलेगी? नहीं, अभी तो आपका फ़िक्र ये होना चाहिए कि IMF रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर IMF चली जाती है तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आपको चाइना आपको देगा पैसे? क्या ईरान आपको पैसे देगा? नो, ये आपके मिडिल ईस्ट एंड अमेरिका एंड द वेस्टर्न नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यही हैं जो आपको इस वक्त सहारा दे रहे हैं कि आप ड्राउन ना कर जाएं और अफ्लोट रहें। तो आई एम सॉरी, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी भी इस वक्त अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं सब।